तुम ये चीज सोचो, अगर तुम किसी क्रीपी आइलैंड पे अपने दोस्तों के साथ फंस जाते हो तो तुम वहां से कैसे निकलोगे, जहाँ पे दूर दूर तक बस पानी है और तुम्हारे पीछे पड़ा है एक पिगी मैन जो कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है और उसके हाथ में होती है एक चैनसो जिससे वो तुम्हें काट सकता है और तुम्हें इस आइलैंड को सरवाइव करना है। तो तुम लोग इस चीज को कैसे करोगे? तो आज मैं एक ऐसी ही मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि है बहुत ज्यादा खतरनाक, खौफनाक और ब्रूटलिज्म से भरी हुई। तो अब मैं बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो कहानी के शुरुआत में हमें ह्यूमन स्कल्स के ऊपर एक चीज लिखी दिखाई जाती है। वहाँ पे लिखा होता है कि हमारे अंदर दूसरों की बदकिस्मती को सहने की बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं एक बदकिस्मत लड़की को जिसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस चुका था। वो लड़की काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते, और जिन लोगों की ये बात कर रही थी उन्होंने ही ये बियर ट्रैप सेट करा था। वो लड़की कहती है कि मैं इतनी ज्यादा दूर आ चुकी हूँ और मंजिल मेरे सामने ही है। और तभी हम लोग पानी के अंदर एक बोट को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये बंदी एक आइलैंड पे फंस चुकी है। वो लड़की जाते हुए बहुत ही ज्यादा उम्मीद से उस बोट को देख रही थी और तभी उसके पीछे एक मोटा इंसान आके खड़ा हो जाता है और ये लड़की इसी मोटे इंसान से बच के भाग रही थी। उसके हाथ में होता है नाइफ और उसने पहना होता है एक पिगी मास्क, नकली वाला नहीं, बिल्कुल रियल स्किन वाला। और तभी वो लड़की उसकी तरफ देखती है और काफी ज्यादा डरने लगती है। फिर वो पिगी मास्क वाला बंदा अपना हाथ उठाता है और उस लड़की पर चला देता है। वो लड़की खुद को बचाने के लिए अपने हाथ आगे कर देती है और हम लोग देखते हैं उस पिगी मैन ने उसके हाथों की उंगलियां काट दी हैं और वो दर्द में कराहने लगती है। वो लड़की काफी ज्यादा रोने लगती है और तभी वो पिगी उसका हाथ पकड़ के उसे उठा देता है। ये देखने के बाद उस लड़की की फटने लगती है। वो कहते हैं कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, लेकिन उस पिगी की तो अलग ही फैंटेसी होती है। उसके हाथ में जितना भी ब्लड था वो उसे चूसने लगता है और वो लड़की बहुत ज्यादा दर्द में होती है और पिगी उसके हाथ में जितना भी ब्लड था उसे पूरा पी जाता है। वो लड़की कह रही होती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो लड़की दर्द के मारे काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और फिर वो पिगी अपनी नाइफ उठाता है और उसके मुंह पे मार देता है, जिसकी वजह से वो लड़की थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है और पिगी भी अपनी फैटिश पूरी करने लगता है। फिर वो तभी उस बोट की तरफ देखता है जिसकी तरफ वो लड़की दिख रही थी। उसका डायरेक्ट ध्यान जाता है बोट पे खड़े एक बंदे पर जिसने हुडी पहनी है और वो अपने फोन में कुछ कर रहा है। और हाँ, यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ताकेश शाह, लेकिन हम लोग इसे विजय बुलाएंगे। विजय भाई को सेंस हो जाता है कि पीछे आइलैंड की झाड़ियों में से उसे कोई बंदा घूर रहा है और तभी वो पीछे देखता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता क्योंकि वो पिगी बहुत ही ज्यादा सुपर ह्यूमन स्पीड से वहाँ पे से गायब हो चुका था। और तभी वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसी बोट को देखने लगता है। वो इस पर नजर रख रहा था। फिर हमें उस आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, हमें उस आइलैंड का फुल व्यू दिखाया जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस स्पीड से वो बोट जा रही थी और उतनी ही स्पीड से वो पिग वाला बंदा उस बोट का पीछा कर रहा था। और तभी ये चीज हमारे विजय भाई को महसूस हो जाती है। वो अपने मन में सोचता है कि साला कोई तो हमारा पीछा कर रहा है। तभी उनकी फ्रेंड फूची पूछती है कि क्या हुआ, और तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि सामने वाले आइलैंड से कोई बंदा हमें देख रहा है। और ये सुनने के बाद वो तो फुल एक्साइटेड हो जाती है और कहती है क्या वहाँ पे कोई क्यूट और हॉट बंदा है जिसके सिक्स पैक ऐप है। तभी पीछे से कुराकी नाम की एक भड़वी बोलती है जो कि अभी भी अपनी बुक में देख रही होती है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि उस आइलैंड पर भूत रहते हैं और उस आइलैंड पर जो लोग रहते थे उनकी आत्मा भूत में कन्वर्ट हो चुकी है। देखो, ये जो फूजी और कुराकी हैं, इन दोनों लड़कियों के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है और ये चीज आपको बाद में पता चलेगी। और आप लोग माइंड मत करना अगर मैं इन्हें ज्यादा रोस्ट कर दूं, क्योंकि इन लोगों के साथ आगे जाके बहुत ही बुरा होता है, मतलब हद से ज्यादा बुरा होता है। तुम्हें इंसानों की ऐसी असलियत और फितरत देखने को मिलेगी जो तुम्हारे सामने बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब उनका काम पड़ता है और उनकी जान पे खतरा आता है वो कैसे चेंज हो सकते हैं। और इस कहानी में प्रॉपरली यही सब दिखाया गया है। कुराकी अपनी भूतों वाली बातों को कंटिन्यू करती है तो विजय भाई उसे हिला के रियलिटी में लाते और कहते हैं कि हमारी बीच समुद्र में वैसे ही फट रही है और तू अजीब अजीब सी बातें कर रही है। फिर कुराकी को अचानक से उल्टी आने लगती है जिसकी वजह से वो शिप के साइड में उल्टी करने जाती है और फूजी और हमारे विजय भाई उसे देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक मुच्छर सा बंदा कहता है कि ये शिप मैं अपने बाप से मांग कर लाया हूँ तो इसे गंदा मत करना। तभी हमें 3 नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, फोटोग्राफर लियोन, चड्डी वाली छमिया यूहारा और जिसकी दाढ़ी है जो कि स्टड सा लौंडा है उसे हम बुलाएंगे आयुष भाई। हमें पता चलता है हमारे विजय भाई का जो क्रश है वो यूहारा पे है और यूहारा का जो फुआरा है वो हमारे आयुष भाई पे टिका हुआ है। तुम सबका क्या मतलब है? रिलेटेबल हो गया। तो ये लोग किसी रिसर्च स्कूल से हैं जहाँ पे ये अपनी गर्मी की छुट्टियों में खंडरों की रिसर्च करने आए हैं जो कि इस आइलैंड के आसपास हैं। लियोन भाई को उस आइलैंड के आसपास बहुत सारी चीजें दिखती हैं तो वो उनकी फोटो खींचने लगता है और उसे वहाँ पे वॉच टावर वगैरह दिखते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे आयुष भाई से कहता है कि हमें इस आइलैंड पर रुक जाना चाहिए, लेकिन वो तो उसके मुंह पे ही मना कर देता है। कहता है कि ये मेरे बाप की शिप है, अगर इसे कुछ हो गया तो मेरे वो गांड तोड़ देगा। फिर वो मोटा लियोन उसके सामने मिन्नतें करने लगता है और कहता है भाई 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 प्लीज रुक जाओ, भाई 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 मैं प्रेग्नेंट, भाई भाई प्लीज बस एक बार रुक जाओ। फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे विजय भाई होते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं किन चूतियों के बीच में फंस गया। वो जो पढ़ने
पढ़ने वाली छमिया है वो बस उल्टी करो जा रही है और वो दूसरी जो बिकने वाली लड़की है वो उसे शांत करवा रही है और इन दोनों की अलग ही बकचोदी चल रही है। वो तो बस यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि उसकी मोहब्बत युहारा यहाँ पे थी। अपनी दूरियां और किसी और के साथ नजदीकियां देख के वो समझ गया था कि उसकी दाल तो नहीं गलने वाली। और तभी हमें युहारा का सीन दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि देखो वहाँ पे कितने सारे पिग हैं, और लियोन को ये लगता है कि वो उसे पिग कह रही है। फिर उन दोनों के बीच में तू में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन युहारा कहती है कि मोटे तुझे नहीं कह रहा, ये पीछे देख अपने। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस आइलैंड पर काफी सारे पिग होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अजीब सी बात थी क्योंकि आइलैंड काफी ज्यादा समय से अबेंडेंड था। तभी वहाँ पे आयुष भाई कहता है कि मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे रहते होंगे उनके मरने के बाद यहाँ पे जो पिग होंगे इन्होंने इस आइलैंड को अडेप्ट कर लिया। तभी लियोन भाई कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने यहाँ पे आने से पहले रिसर्च करी थी और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी जिंदा बचा होगा। तभी पीछे से हमें एक आवाज आती है, हमें बताया जाता है क्या तो इनकी रिसर्च में ही कोई दिक्कत है, वरना तो इस आइलैंड की मिस्ट्री ही कुछ और है। तभी लियोन भाई अपना बड़ा सा फोन निकालते हैं और उसमें कुजीजिमा आइलैंड के बारे में सर्च करने लगते हैं, लेकिन उन्हें हैरानी तो तब होती है, उन्हें पता चलता है कि ये आइलैंड तो मैप पे है ही नहीं, जैसे कि ये आइलैंड एग्जिस्ट ही ना करता हो। उन सब की ये बकचोदी चल ही रही होती है। तभी वहाँ पे लियोन भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। लेकिन तभी वो एक चीज नोटिस करते हैं कि सामने वाला जो आइलैंड है वहाँ पे आग लगी है और वो ये सब चीज बाकी सबको भी बताता है। तभी वो सब देखते हैं ध्यान से तो उन्हें लगता है कि वहाँ पे कोई शायद सर्वाइवर है। फूजी ये देखने के बाद वो चिल्लाने लगती है कि देखो देखो वहाँ पे कोई पर्सन है। और ये सब सुनने के बाद आयुष भाई के अंदर का जो मर्द होता है वो जाग जाता है, वो अपनी टी शर्ट उतारता है और पानी के अंदर कूद जाता है कि साला मैं ही असली मर्द हूँ और मैं ही उसे बचाऊंगा। बोर्ड पे जो तीनों छमियां थी वो तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहते हैं कि वाह क्या लड़का है। वो हारा भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और हम लोग देखते हैं जो हमारे विजय भाई थे उनके तो काफी ज्यादा जल रही थी। और हम लोग देखते हैं जो आयुष होता है वो उस आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाता है और धुएं की वजह से उसके सामने जो पर्सन बैठा था उसे उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी और बोर्ड पे उसके लिए फुल चीयरिंग हो रही थी। और हम लोग विजय भाई का उतरा हुआ मुंह देखते हैं। फिर वो बंदा खड़ा होता है और आयुष भाई उसे देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके सामने उनका बाप खड़ा है। हम लोग देखते हैं उसी पिगी मैन को जिसके हाथ में होती है एक हथौड़ी। बोर्ड पे जो बंदे खड़े होते हैं वो भी उस क्रिएचर को अब देख पाते हैं और वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस पिगी मैन ने हमारे आयुष भाई का सर खोल दिया है, जिसकी वजह से वो वहीं पे तड़पने लगा था और पिगी मैन वहां पे ही नहीं रुकता, वो उसके सर पे हैमर से हिट करता जाता है। और तभी हमें बोर्ड पे सबका सीन दिखाया जाता है, सब बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और यहाँ से ही असली स्टोरी स्टार्ट होती है। इतनी ज्यादा भयानक चीज देखने के बाद कुराकी को तो उल्टी आने लगती है, पूजी काफी ज्यादा घबरा जाती है। लियोन अपनी पैड में हग मुद देता है, विजय को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता कि ऐसा भी हो सकता है। तभी युहारा कहती है कि भाई तू हंस कैसे सकता है, वहाँ पे मेरे निब्बे की कोई पिटाई कर रहा है, क्या तुझे ये सब बिल्कुल फनी लग रहा है। युहारा कहते हैं कि जल्दी जा, तैर के उसे बचा के ला। विजय भाई भी लाइक रियली, जब मुझे पता है कि वहाँ जाके पिटाई होनी है तो मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ। तभी पीछे से वो फूजी बड़ुई कहते हैं कि बहन वो नहीं जाएगा, आयुष जो है उसका लव राइवल है। तुम लोग देख रहे हो इतनी ज्यादा इंटेंस सिचुएशन में इन लोगों की बकचोदी बंद नहीं हो रही। विजय युहारा को समझाने लगता है कि मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ, तो युहारा गुस्से में उसे लप्पू सा विजय बोल के वो पानी में कूद जाती है और अपने आयुष निब्बे को बचाने चली जाती है। और ये सब देखने के बाद विजय भाई काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और वो कहते हैं कि फूजी भड़ुई तुझे ये सब कहने की क्या जरूरत थी। और तभी फूजी और उसकी जो बैटरी दोस्त होती है वो विजय को ही सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि तू काहे का मर्द है, तू अपने प्यार को बचाने नहीं जाएगा। फिर वो कहता है कि मैं अकेला मर्द थोड़ी हूँ बोट पे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लियोन ने अपनी टट्टी के साथ स्टीयरिंग भी संभाल लिया होता है। वो कहता है भाई मैं तो यहाँ से हिल ही नहीं सकता, और कुराकी और भड़वी फूजी हमारे विजय भाई को फोर्स करो जा रही थी कि तुझे कूदना ही पड़ेगा। ओके, उन भड़वी लड़कियों की बात सुन के वो बेचारा कूद ही जाता है और अपनी लवर युहारा के पीछे जाने लगता है। वो भड़वे जो बोट पे होते हैं वो उस फोन को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस फोन की बैटरी के एल लग जाते हैं। फिर हमें विजय भाई का सीन दिखाया जाता है जो कि फुल स्पीड में अपनी माशुका के पीछे जा रहे होते हैं। वो आइलैंड के काफी ज्यादा करीब आ चुका था और लेकिन जैसे ही वो पानी के नीचे देखता है उसे दिखता है बहुत सारा न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट, और शायद इसी वेस्ट की वजह से इस आइलैंड पे इतनी ज्यादा अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं। और इधर जो बोर्ड पे वो 3 फट्टू लोग होते हैं उनकी और भी ज्यादा फटने लगती है क्योंकि फोन ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया होता है। तभी कुराकी नोटिस करती है कि जिस पानी के अंदर वो चल रहे हैं वहां पे काफी सारी बोट डूबी हुई हैं। वो ये चीज जल्दी
जल्दी से चिल्ला के फूजी और लियोन को बताती है, लेकिन तभी उनकी बोट को एक झटका लगता है जिसकी वजह से उनकी बोट भी पलट जाती है। विजय जो होता है वो आइलैंड तक पहुंच जाता है और तभी वो पानी से बाहर निकलता है, लेकिन स्टिल उसके मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि वहां पे न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट था। तभी वो युहारा को देखता है और फिर वो युहारा के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ, आयुष कहाँ पे है। वो बताती है कि जब तक मैं यहाँ पे पहुंची वो दोनों गायब हो चुके थे और तभी उन दोनों की नजर उसी आग पे जाती है जो उस पिगी मैन ने जलाई थी। युहारा की जो हिम्मत थी वो तो बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, लेकिन हमारे विजय भाई के अंदर चैट वाली हरकतें थी। विजय भाई की गांड में जितना दम होता है वो पूरा लगा के उस आग के पास जाता है और वो वहां पर एक डेड बॉडी को देखता है जो कि उसी लड़की की होती है जो कि बियर ट्रैप में फंस चुकी थी, लेकिन पिगी मैन ने उसकी उंगलियां काट के उसे चूस दिया। विजय को तो यही लगता है कि ये आयुष है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद आयुष ने ये सब देख लिया था, इसकी वजह से उस पिगी मैन ने उसे मार दिया। तो विजय भाई को समझ में आ जाता है कि वो लोग भी अभी उस पिगी के रडार में हैं, इसलिए वो अपनी लवर के पास जाता है और कहता है कि युहारा हमें यहाँ से निकलना होगा, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन युहारा का जो फुहारा होता है वो तो स्टिल आयुष भाई पे टिका होता है और फिर वो समझाता है कि उसने हमारे सामने किसी पर्सन को मार के जला दिया है, तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी और हमें जल्दी से जल्दी इस आइलैंड में से निकलना होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि वो निकलेंगे कैसे, क्योंकि जो उनकी बोट होती है वो ही पानी के नीचे निकल चुकी होती है। यानी अब ये लोग इस आइलैंड पर फंस चुके हैं और हम लोग देखते हैं दूर से वो हग्गू, लियोन, वो फूजी और कुराकी इस पानी में तैरते हुए आ रहे होते हैं उस आइलैंड की तरफ, क्योंकि करंटली उस आइलैंड के अलावा उनके आसपास कोई भी आइलैंड नहीं था, इसलिए वो उस आइलैंड पर तैरते हुए आ रहे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं एक मिस्टीरियस पर्सन को जो कि उन लोगों को ही देख रहा होता है और उसके साइड में होता है वो पिगी मैन और उस पिगी मैन के कंधों पे होते हैं हमारे आयुष भाई, और जो उस पिगी मैन की नाइफ होती है वो उसी नए मिस्टीरियस पर्सन के हाथ में होती है। हम लोग देखते हैं कि वो तीनों भी इस आइलैंड पे आ चुके थे और वो सब यहाँ पे फंस चुके थे। तभी वो फूजी कहती है कि मुझे इस आइलैंड पे बिल्कुल भी नहीं रुकना, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। हाँ, जैसे कि ये बाकी के जो लोग हैं ये सब तो यहाँ पे पिकनिक बनाने आए हैं और इनका बहुत ज्यादा मन है यहाँ पे रुकने का। हग्गुलियन कहता है कि हमें तो यहाँ पे वेट ही करना होगा, हम लोगों के पास कोई भी तरीका नहीं है कि हम यहाँ से निकल पाए। और तभी वो भड़वी को राकी कहती है कि हम लोग इस आइलैंड पे हमेशा के लिए फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी शिप्स और बोट आई थी वो सब इस पानी के नीचे डूब चुकी हैं और जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए होंगे वो सब यहाँ पे मर चुके होंगे, तो हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि हम यहाँ से निकल पाए। और ये बात हमारे विजय भाई भी सोच रहे होते हैं और वो कहता है कि इसकी बात में पॉइंट तो है। और तभी वहां पे वो चड्डी वाली युहारा आती है और वो कहते हैं कि डार्लिंग डार्लिंग हमें मेरे आयुष को बचाना होगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि लियोन और फूजी में लड़ाई हो चुकी है। फूजी कहती है कि ये सब तुम्हारे उस टूटे फूटे फोन की वजह से हो रहा है। तो ये सुनने के बाद हमारे विजय भाई को एक चीज याद आती है। वो कहता है कि जब हम इस आइलैंड का चक्कर लगा रहे थे हमने इस आइलैंड के एक कोने पे एक विलेज को देखा था और शायद अगर हम उस विलेज तक पहुंच पाए तो हमें वहां पे रेडियो मिल सकता है। तो ये सुनने के बाद इन सबको थोड़ी बहुत उम्मीद मिलती है, लेकिन तभी वो भड़वी कुराकी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर हमें उस विलेज तक पहुंचना है तो हमें उस जंगल के थ्रू ही जाना होगा और ये चीज करने में रिस्क बहुत ही ज्यादा है। तो इस भड़वी की बात सुनने के बाद सब बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और तभी हमारे विजय भाई सोचते हैं कि अगर मैंने इन्हें ये चीज बता दी कि जिस आइलैंड पे ये लोग हैं वहां पे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट है और अगर मैंने अभी ये बात इन्हें बताई तो वो भड़वी कुराकी जो है इस बात का बतंगड़ बना देगी और ये लोग बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाएंगे, इसलिए मुझे ये बात इन्हें नहीं बतानी चाहिए। और तभी यहाँ पे चड्डी वाली युहारा आती है और वो कहती है कि चलो तुम सबको मेरे डीजे बॉय आयुष को बचाना होगा। उसका प्लान ये होता है कि जब रात हो जाएगी तो ये लोग सुमड़ी में निकल जाएंगे और उस पिगी मैन के हाथों में नहीं आएंगे, जिसके वजह से और मैं मेरे आयुष माल को बचा लूंगी और हम लोग उस पिगी मैन से नंबर्स में भी ज्यादा हैं। ये चीज सुनने के बाद मैं विजय भाई को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि प्यार जो है वो शक्ल देख के नहीं अकल देख के करना चाहिए। तो देखो ऑब्वियसली ये लोग मौत के मुंह में तो नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन विजय भाई चड्डी वाली युवारा की बात पे थोड़ा बहुत गौर करते हैं और सोचते हैं कि अगर हमें इस आइलैंड से निकलना है तो हमें इस आइलैंड को थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं रह सकते। तो टेक्निकली देखा जाए तो युहारा की बात थोड़ी बहुत सही भी है और हम लोग देखते हैं वो अकेले ही अपने आयुष को बचाने के लिए निकल पड़ी होती है। विजय भाई सोचते हैं कि मेरे प्यार की तो कोई कीमत ही नहीं, ये तो बस अपने आयुष को बचाना चाहती है, इसलिए वो सब भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और हम लोग यहाँ पे सीन शिफ्ट होता हुआ देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि पूरी टोली जंगल के बीच में पहुंच चुकी है और तभी लियोन भाई को कुछ पीछे चुभन सी होती है, इसलिए वो अपनी गुद्दी पर हाथ रखते हैं तो उनके हाथ में खून चूसने वाली लीच आ जाती है और तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि लियोन भाई की पूरी बॉडी पे वो खून चूसने वाली लीच चढ़ चुकी है। इनफैक्ट उनके पूरे ग्रुप के कपड़ों के अंदर खून चूसने वाली लीच घुस चुकी थी और उन लोगों को पता ही नहीं था कि उनका खून चूस
जूसा जा रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं युहारा को, जिन्हें इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। उसे तो बस अपने डीजे बॉय आयुष को बचाना है। तो अपने विजय भाई अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे जाते हैं और तभी वो लोग एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं और उनकी आंखों के सामने जो मंजर होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। वो लोग देखते हैं कि उस ग्राउंड में बहुत सारे क्रॉस लगे होते हैं और उन क्रॉस के ऊपर बहुत सारी डेड बॉडीज लटकी हुई होती हैं और उनकी जो शक्ल होती है और उनका जो पूरा मांस होता है वो गिद्ध और कौओं ने नोच लिया होता है। ये सब देखने के बाद उन सब की और भी ज्यादा फटने लगती है। लेकिन लियोन भाई तभी कुछ चीज नोटिस करते हैं कि इन क्रॉस के ऊपर क्रिश्चियनिटी मतलब कि बाइबल वाले नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि मार्को, जोहान्स, लूका। ओके, इसे ये सब इसलिए पता था क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत सारी फॉरेन मानवा पड़ी हुई थी और इसने काफी सारी फॉरेन न्यूज भी सुनी हुई थी। वो बताता है कि क्रिश्चियनिटी ताकि खत्म ना हो जाए, उसके डिसेंडेंट एक आइलैंड पे आ जाते हैं और उसी आइलैंड पर रुक जाते हैं, लेकिन उन्हें राह दिखाने के लिए उनका लीडर नहीं रहता, इसलिए वो उस आइलैंड से कभी निकल ही नहीं पाए और कभी भी वो दुनिया में नहीं दिखे और वो लोग वहाँ पे ह्यूमंस को खाते थे। तभी विजय भाई कहते हैं कि साले तेरा क्या मतलब है कि हम उसी आइलैंड पे आके फंस चुके हैं। वो कहता है कि हाँ, मुझे तो यही लगता है और इस आइलैंड पे कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस काम नहीं करते, इसका मतलब है कि हमारे लग चुके हैं गंदे वाले। तभी वो चड्डी वाली युहारा की नजर जाती है क्रॉस पे लटके हुए एक पतली कमर वाले जिंदा इंसान पर, लेकिन उसकी बॉडी पे कोई भी चोट का निशान नहीं था। और तभी वो अपनी एक आंख खोलता है और युहारा को देखने लगता है और तभी वो उन सबको देखता है और एक क्रीपी स्माइल पास करता है। उसको काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है और तभी वो पतलू रोने लगता है और कहता है कि तुम उसके साथ तो नहीं मिले हुए ना, तुम इस आइलैंड के तो नहीं लगते। और फिर छूट के खुद अपने आप नीचे आ जाता है और फिर उनके सामने बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। फिर वो बंदा उन सबसे कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास कोई बोट है? अगर है तो मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे वो बोट चाहिए। लेकिन इन सबसे उसे पता चलता है कि ये लोग भी इस आइलैंड पर फंस चुके हैं और उनकी जो बोट है वो डूब चुकी है। और तभी लियोन बताता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम लोग यहाँ पे रिसर्च पर्पज से आए थे, लेकिन अब हम लोग भी यहाँ पे फंस चुके हैं। लेकिन इसी बीच चड्डी वाली युहारा को उस पर्सन के ऊपर काफी ज्यादा शक होने लगता है क्योंकि एज सच उसकी बॉडी पे कोई भी निशान नहीं होता। तभी वो बंदा बताता है कि मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा लोन हो चुका था और इतना ज्यादा कर्ज होने की वजह से याकुजा जो होते हैं मुझे उन्होंने इस आइलैंड पर छोड़ दिया और मेरे जितने भी साथी थे वो सब मारे गए। और याकुजा का नाम सुनने के बाद उन सब की और भी ज्यादा फटने लगती है। वो पतलू बताता है कि जब हम लोग इस आइलैंड पर आए थे तो हम लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे और जैसे ही याकुजा के बंदे ने हमें इस आइलैंड पर फेंका, हम लोगों ने देखा कि पिगी मैन जिसके हाथ में चेंसो थी वो हमारा स्वागत करने के लिए उसी आइलैंड पर खड़ा था। वो पिगी मैन कहता है कि आओ आओ बताओ खाने में क्या लोगे, और तभी वो चेंसो को ऑन करता है और तभी वो उन सब की तरफ मॉन्स्टरस स्पीड में भागने लगता है। हम लोग देखते हैं कि बाकी सारे लोग तो वहां से भाग चुके थे, लेकिन एक औरत बहुत ज्यादा अकल लगाती है बिल्कुल पीक लेवल पे और वहां पे खड़ी रहती है और जो हमारा पिगी मैन होता है वो उसे आधा कर देता है। और फिर वो जो पिगी मैन होता है उसे ध्यान आता है कि इस मोहतरमा के जो दिमाग है उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए वो जितना भी ज्ञान होता है अपनी चैंसो की मदद से उसका जो जितना भी ज्ञान होता है वो बाहर निकालने लगता है। वो बताता है कि मेरे साथ बाकी लोगों को भी जिंदा पकड़ा गया था, लेकिन उन सब ने भागने की कोशिश करी और तुम सब उनका हाल देख ही सकते हो। वो पतलू कहता है कि ये बस एक आइलैंड है जो कि याकुजा के लिए एक डिस्पोजेबल प्लेस के बराबर है, यहाँ पे बस वो लोगों को डालते हैं और वो पिगी मैन उन्हें खत्म कर देता है, तुम लोग यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। और तभी वो लियोन भड़ुआ अपना दिमाग लगा के कहता है, क्या पुलिस को इस बारे में पता है? लेकिन वो बताता है कि पुलिस को अगर इस बारे में पता भी होगा तो वो हमारी मदद करने नहीं आएंगे, जो कि गवर्नमेंट और बड़े बिजनेस के लिए खतरा होते हैं उन लोगों को यही लाया जाता है। और ये एक डंपिंग यार्ड है जिंदा लोगों का, यहाँ पे बस जिंदा लोग लाए जाते हैं और यहाँ से वो बच के वापस नहीं जा पाते, इसलिए इस प्लेस के बारे में सब कुछ सीक्रेट रखा गया है और इस प्लेस के बारे में किसी को भी नहीं पता, इसलिए ये चीज मैप पे भी नहीं दिखाती। और तभी ये सब सुनने के बाद विजय भाई फिगर आउट कर लेते हैं क्योंकि इस ओशन के नीचे बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट होता है और वो कहता है कि हाँ ये सब सच है, सरकार के वो काले राज जो कि वो हमें नहीं बताना चाहते। तभी वो चड्डी वाली युहारा उस पतली कमर से पूछती है कि तू अभी तक जिंदा कैसे है? इसका मतलब वो पिगी मैन एक ही बारी में किसी को नहीं मारता क्योंकि तेरी बॉडी पे कोई भी स्कार नहीं है। क्या तू उन सबसे अलग था? क्या तो तू उसके जानने वाला था? क्या फिर तूने कोई गलती करी थी जिस वजह से उस पिगी मैन ने तुझे यहाँ पे टांगा हुआ था? वो बताता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो क्योंकि मैं उसका केयर टेकर था। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग देखते हैं आयुष भाई की ठुकी पेटी शक्ल जिसे वो पिगी मैन देख रहा होता है और उसने उसे टांगा हुआ होता है और हम लोग देखते हैं आसपास बहुत सारी बॉडीज होती हैं
और तभी हम लोग इन्हें ही देखते हैं। वो उन्हें बता रहा होता है। वो पिगी मैन जिसको भी देखता है सबसे पहले उसे मार देता है, फिर उसे टॉर्चर करते हुए काफी ज्यादा मजा लेता है, फिर वो उस पर्सन को मार देता है और फिर उसे एंजॉय करता है खाते हुए। और यही कारण है जो याकुजा होते हैं वो लोगों को इसी आइलैंड पे फेंक के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की हड्डी भी नहीं बचती, मतलब कि जो सबूत होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और फिर वो पतली कमर बताता है कि उसने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरी जो पीठ है वो काफी ज्यादा पतली है और जो मेरा पेट है उसमें कुछ भी नहीं है, वो मुझे मार के क्या ही करता और उसका बिल्कुल भी पेट नहीं भरता। जब वो बंदा ये सब बातें कर रहा था तभी वो चड्डी वाली गुआरा पीछे बस एक ही बातें बड़बड़ा रही थी, जो आयुष होगा वो जरूर जिंदा होगा, मेरा आयुष जरूर जिंदा होगा। वेल देन ऐसे ही चलते चलते वो लोग उस गांव के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना था। वहां पे काफी सारे घर तो थे लेकिन सबकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार थी, मतलब सब उजड़ चुके थे, बहुत ही ज्यादा टूटी फूटी हालत में थे। तभी वहां पे वो पतली कमर देखता है कि रात होने वाली है और वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोगों ने वहां पर थोड़ी बहुत रिसर्च करी होती है। उस विलेज में जो मशीनें होती हैं जैसे कि हैंड पंप और टेलीफोन वो बहुत पहले ही काम करना बंद कर चुकी हैं। विजय को तो यहाँ की वाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उनकी जो भड़वी माशुका होती है जो कि अभी भी अपने निब्बे को ढूंढ रही होती है। और तभी विजय भाई नोटिस करते हैं वो जो पतली कमर है वो एक घर के ऊपर चढ़ के इन दोनों को ही घूर रहा है और काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा है। तभी लियोन को कुछ काम का सामान मिलता है, उसे मिला होता है एक नाइफ और एक फिशिंग रॉड। और ये जो नाइफ होता है कहीं मुझे ये देखा देखा लग रहा है। और तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग समुद्र के पास फिर से जाएंगे और वहां पे फिशिंग करेंगे और मछलियां पकड़ेंगे। विजय भाई सोच रहे होते हैं क्या ये लोग सच में जाके वहां पे मछलियां पकड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उस पानी के नीचे क्या है। बट स्टिल विजय को उनके साथ ये सब करना पड़ता है। और तभी वो चड्डी वाली निब्बी को देखता है जो कि उन सबको ही देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि ये लोग आयुष भाई को ढूंढने की जगह अपनी ही पेट पूजा के बारे में सोच रहे हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि फूजी, लियोन और कुराकी एक के बाद धड़ाधड़ मछली पकड़ते ही जाते हैं और उनको ये एक्टिविटी करते हुए वो पतली कमर देख रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस पतली कमर के हाथ पे अजीब से फोड़े आ जाते हैं और यही फोड़े हम लोग उन मछली के ऊपर देख सकते हैं। लियोन ये चीज नोटिस कर लेता है और कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब सी है। और तभी हम लोग विजय भाई को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि चलो अब मुझे ये सब नहीं खाना पड़ेगा। तभी लियोन अपनी हवस भरी नजरों से उन मछलियों को देखते हुए कहता है कि चलो अब इन्हें खाते हैं। और तभी विजय भाई कहते हैं अबे तुम कितने भूखे नंगे हो। हम लोग देखते हैं वो रात होने के बाद उसी गाँव में आ जाते हैं और वहाँ जितने भी बर्तन होते हैं और जितना भी सामान होता है उसकी मदद से वो मछलियों को पकाने लगते हैं और फिर उन्हें खाने लगते हैं। और इन्हें इन मछलियों का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। लियोन बहुत सारी मछलियां खाने लगता है। तभी विजय भाई भी अपने मन में सोचते हैं इनकी ठीक हालत देख के क्या मुझे भी एक दो निवाले खा लेने चाहिए। विजय जब अपना पहला निवाला खाने ही वाला होता है तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, क्या तुम्हें इसका स्वाद अच्छा लगा। विजय पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि ये आवाज वो पतली कमर वाला आदमी निकाल रहा था। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसका हाथ जो है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। विजय कहता है अंकल क्या पूरे साल की कसरत आपने एक बार में कर ली। लेकिन वो पतली कमर फिर से पूछता है क्या तुम्हें इन मछलियों का स्वाद अच्छा लगा। उस मछलियों के टेस्ट के बारे में बताने के बाद वो रिवील करता है कि यहाँ पे जो पहले लोग रहते थे उन्हें भी कुछ ऐसी ही मछलियां मिली थी जो कि काफी ज्यादा अजीब सी थी। यहाँ पे जो पहले फार्मर रहते थे वो पिग्स भी पालते थे लेकिन वो उन्हें ढंग से बड़ा नहीं कर पाते थे, इसलिए गाँव वालों के पास बस एक ही चीज बची थी, ये मछलियां। और जैसे ही उन्होंने इन मछलियों को चखा और इन्हें खाया वो लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे और फिर उनकी मौत हो गई। लेकिन जिन लोगों ने इस तबाही को सरवाइव कर लिया उन्हें मिली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। और ये बोलने के बाद वो काफी ज्यादा हंसने लगता है और हम लोग देखते हैं उसकी पूरी बॉडी पे वही फोड़े निकलने लगते हैं। वो पतला आदमी कहने लगता है कि हम लोग चूजन वन हैं और भगवान की मर्जी से ही ये सब हो रहा है। उसकी इतनी ज्यादा क्रीपी बातें सुनने के बाद और इतनी ज्यादा ईविल हंसी देखने के बाद विजय भाई का पूरा ग्रुप डर जाता है। वो उसी अपनी फोड़े वाली हालत के साथ अपने घुटनों पे आ जाता है और तभी लियोन उसके पास जाता है और कहता है कि सर क्या आप ठीक हैं। लेकिन देन ब्रो रियलाइज कि उस पतली कमर के बिल्कुल मसल आ चुके हैं और फिर वो अपने एक ही हाथ के साथ लियोन की नाक खींच लेता है और उसे वहां से उखाड़ देता है। और विजय जो होता है वो ये सब चीजें अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है कि इस बंदे के 8 पैक्स एप, ट्राइसेप, बाइसेप और छाती एक साथ बन चुके हैं। और तभी सडनली उस बंदे के पीछे वो पिगी मैन आता है और कहता है कि चलो शुरू करते हैं पापा। मतलब कि ये जो पतली कमर है ये इस पिगी मैन का बाप है और इसने जो सुपर ह्यूमंस वाली कहानी सुनाई क्या वो सच है। तो ये इस मांगा का वॉल्यूम 1 था। तो इस वीडियो पे जैसा ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।